अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ अहमद कसाना। आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, ऑपरेशन, 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 पता नहीं कितने ऑपरेशन हमने करने हैं पाकिस्तान में। और हर आर्मी चीफ जब आता है, तो वो समझता है कि मैंने अगर ऑपरेशन ना किया, तो फिर मैं उसका मतलब है कि सक्सेसफुल आर्मी चीफ नहीं रहा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हर कोई ये कोशिश करता है कि उसके होते हुए एक आधा ऑपरेशन जो है वो हो ही जाए। अब वो ऑपरेशन जो है उसकी कॉस्ट क्या देनी पड़ती है, किस तरीके से उसको पाकिस्तान की अवाम जो है वो देखती हैं, ये भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम जो मेजर फैक्टर्स हैं, वो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी जो मेजॉरिटी है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग इमरान खान। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये हमें किस तरफ लेके जा रही है? फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो दिन-ब-दिन मखदूश-तर होते चले जा रहे हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ गई है। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वापस आई है, उसकी ज़रा थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन आपको अभी दिलवाता हूँ। लेकिन ये है कि सूरत-ए-हाल जो है वो अभी हम देख रहे हैं कि जो हालात कोर्ट्स के हैं, अभी आपने देखा कि काज़ी फाइज़ ईसा साहब किस तरह आर्गुमेंटेशन कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब के साथ, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कोई ऐसा लगता है जैसे कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कि इनको जाना किधर है। और इमरान खान साहब की जो है तमाम केसेज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। सिर्फ़ इद्दत वाला केस जो बाकी बचा हुआ है। और फिर आपने ये भी देख लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइनली वो जो एक ट्रिब्यूनल था उसको रिस्टोर कर दिया है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो तीनों इस्लामाबाद की सीटें हैं उनका क्या बनेगा। तो इन तमाम उम्र में बात करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि ये जो ऑपरेशन वाला मामला है, डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा-सा मुझे इसको ज़रा मतलब डीक्लटर करें कि ये हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? अगरचे अभी जब देखा है इन्होंने कि मुखालफत हो रही है, तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके ऑफिस की तरफ से कि जी नहीं, वो जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं, उन्हीं को ही आगे लेके बढ़ेंगे और आईबीओज़ करेंगे। लेकिन ये क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें हर दफ़ा कि हम नए-नए ऑपरेशंस करें और लोगों के जो मामलात हैं, उनको हल करने की बजाय इस तरफ जाएँ? जी, वो इन ऑर्डर टू रिमेन करंट एंड ऑन द सीन, ये सब कुछ किया जाता है टेंशन लेने के लिए। जिस तरह वो बूढ़ा जब बंदा हो जाता है, वो खामखा अपनी बीमारियों का ज़िक्र करता रहता है, ताकि उसके घर वाले उसको उसको रेलेवेंट रखें अटेंशन लेने के लिए। पॉइंट ये है कि जी कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और ये रेलेवेंट रहने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अगर इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपना काम करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये करें, तो ये बड़ी आसानी से ये सारा काम हो सकता है। मगर मसला ये है कि हर अदारा जो है वो अपना काम छोड़ के दूसरे काम करने के चक्कर में है, रेलेवेंट होने के चक्कर में है और अपने आप को शोषा के चक्कर में है। आज मैं देख रहा था वो जो बिल गेट्स आए हुए हैं पाकिस्तान आज कल वो पोलियो के सिलसिले में, तो जो एनडीएमए वाले हैं वो उनको दिखा रहे हैं, कंट्रोल रूम दिखा रहे हैं और वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। वो पता नहीं बेचारा बड़ा इम्प्रेस्ड है कि पता नहीं पाकिस्तान में ये ये क्या काम हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि जो दरवाजे से वो बाहर जाएगा तो सारा शोर-शराब जो सब खत्म हो जाएगा। हुँ, सी हम कमाल है कि एज़ अ नेशन हम लोग एक वो तमाशबीन और शो हुँ। और दिखावा और हाँ, इसके हाँ। अलावा और कुछ नहीं रहा। सी और टेम्परेरी, अमेजिंग। टेम्परेरी हर चीज़ टेम्परेरी। बिल्कुल और शोशा, सी शोशा और टेम्पररी देखे ना। अच्छा। अब बाहर अब आप भी बाहर रहते हैं, आपको पुलिस कहीं नजर नहीं आती, मगर गड़बड़ करें तो फौरन पकड़े जाते हैं आप। देखो ना, दे आर एब्सोल्यूटली, वॉचिंग यू, यू आर नॉट वॉचिंग देम। सी यहाँ एब्सोल्यूटली। उल्टा है, यहाँ पुलिस हर वक्त आपको नजर आती है, जब कुछ हो तो वो भाग जाती है। सी हाँ, ये नहीं, हर चीज जो है वो नमूद और नुमाइश, शोशा, टीप टाप, सही बात। रेलिवेंट रहने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस के लिए, सी ये सारा कुछ जो है ये किया जाता है। तो यहाँ यहाँ मर्द बहरान कम है, मादरे बहरान बहुत ज्यादा है। सी तो हुँ। ये सारा मादरे बहरानों का ये जो है काम कि वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस किस्म के ये जो है ना, ये ड्रामेबाजी की जाती है पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। और एक और हमारा कैरेक्टर ये भी है कि हम एक चीज़ अनाउंस कर देते हैं और फिर जैसी थोड़ी-सी मुखालफत आती है, फिर बैक ट्रैक भी कर जाते हैं। ये भी एक हमारी अजीब हालत है। भई वो पहले वाला या तो पहले वाला वेल थॉट आउट नहीं था प्लान, और या अब जो आप कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ़िज़ूल है। तो ये हम लोग एज़ अ नेशन, मैं आपको बताऊँ, मैं एक छोटी-सी आपको बताता हूँ। मुझे एक अमेरिका में था, तो एक कांग्रेसमैन हुआ करते थे, उनका नाम था बॉब नाय, एनवाई। तो ओहायो से उनका ताल्लुक था। तो मुझे एक दफ़ा वो कहने लगे कि यार हमारा जो सिस्टम है ना, इसमें यानी महीनों बल्कि सालों तक लग जाते हैं कोई एक लॉ बनते हुए। उसके ऊपर इतनी डिलिब्रेशंस होती हैं, इतनी उसके ऊपर मामलात चलते हैं, कमेटियों में जाता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ पे जाता है।
लेकिन वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड, तो फिर कहता है कि फिर कोई चीज उसको हिला नहीं सकती, फिर उसके सारे सिस्टम जो है वो उसके जेरे असर आ जाते हैं, फिर वो उसके मुताबिक चलते हैं। कहते हैं आपके मुल्कों में ये क्या होता है कि आप ओवरनाइट विद इन फ्यू मिनट्स आप लॉ बना देते हैं, और फिर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो कुछ भी नहीं होता। तो ये फर्क है जो हमारा, डॉक्टर साहब, ये जो हमारे अभी तक है ना, अभी ऑपरेशन का अनाउंस हुआ, जैसी मुखालफत आई वो जी बैक ट्रैक कर गए। तो व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट टेल मैं यू? बताता हूँ मैं बताता हूँ जी, ये क्योंकि मेरा एक्सपोजर दोनों सिस्टम्स का, वहां का भी और यहाँ का भी। पॉइंट ये है कि हम लोग डिसेंट नहीं करना आता। जब कोई मीटिंग हो रही होती है, कोई चीज चल रही होती है, या कोई आंधी चल रही होती है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता। हाँ, बल्कि मेरा ये कमेंट है, वो कह रहे हैं हुकूमती जो लोग हैं कि जी एपेक्स कमेटी में सीएम केपी बैठे हुए थे, गंडापुर साहब, उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। सी, उनको उस वक्त अपोज करना चाहिए था, वॉकआउट करना चाहिए था। सी, ये जो है ना, ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ डिसेंट की ट्रेनिंग नहीं है, डिसेंट का कल्चर नहीं है। हम चुर 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 ज्यादा करते हैं, बिहाइंड द सीन ज्यादा शोर मचाते हैं, मगर और सामने खड़े होके। खास तौर पे अगर जी, किसी मीटिंग में अगर कोई वर्दी वाला बैठा हुआ है तो फिर तो पता नहीं, डिसेंट का तो उड़ ही जाता है ना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, हम तो वॉकआउट कर जाया करते। हम कहते हैं हम नहीं एग्री करते इसके साथ, हम नहीं फेस कर सकते जनरल बॉडी को ऑन दिस पे, वी आर वॉकिंग आउट। हमारा डिसेंट नोट करें, हम नहीं एग्री करते इसके साथ, वी डिसएग्री टू दिस, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ डिसेंट का कल्चर नहीं है, चुर 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 का कल्चर है। तो ये जब तक हम ये डिसेंट का कल्चर नहीं डेवलप करेंगे और सब स्टेक होल्डर को साथ लेके नहीं चलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, सुना जाता है, उनको भी उनकी बात सुनी जाती है और रिकॉर्ड किया जाता है, फिर एक वाया मीडिया निकाला जाता है फॉर कॉमन गुड। सी, यहाँ कॉमन गुड का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना, है कि ही नहीं। हाँ, ऐसा काम करें जो कॉमन गुड के लिए हो। यहाँ तो वेस्टेड ग्रुप्स होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ऊपर कुछ कह रहे होते हैं, अंदर कुछ करना होता है। सी, कोशिश छोड़ते हैं, दे कैन गेट अवे, तो कोशिश करते हैं कि जी किसी तरह निकल जाए काम। सी, बाद में देखी जाएगी। तो इस किस्म की हरकतें बहुत, जिस तरह अभी पंजाब में ये हुआ है, जो गवर्नर साहब चले गए और स्पीकर साहब गवर्नर बन के उन्होंने साइन कर दिया वो जो एक्ट है, वो जिसमें वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। तो इस तरह की हरकतें हमारे यहाँ, ये ड्रामेबाजियां, ये बहुत कुछ होता है, और डिसेंट का कल्चर नहीं है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डेवलप इन दिस कंट्री, कि हम अब ये गुलाम सबसे, नहीं है। हाँ, हाँ, हम गुलाम नहीं है, हम सब आजाद लोग हैं, हम सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है, जिसको जिसको हमें जाहिर करने का हमें हमें हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी, चुप रहना और इज नॉट इनफ, यू मस्ट स्पीक इनफ। आउट। और दूसरा दूसरा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ जो जो एस्पेक्ट है वो ये है, एक तो डिसेंट करना, दूसरा डिसेंट को बर्दाश्त करना। ये भी बिल्कुल हमारे सही यहाँ है। नहीं, ठीक है ना? इसीलिए इसीलिए लोग हाँ, डिसेंट नहीं करते कि डिसेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाता। बिल्कुल बर्दाश्त सही नहीं कह रहे किया हैं आप। जाता। हाँ, क्योंकि वो कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये जो डिसेंट का कल्चर है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बल्कि ये डिसेंट, जो डिसेंट करता है उसको हम समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे ये बहुत हुआ। मुझे गवर्नमेंट में भी जब था, ये बहुत होता था कि मैं जब डिसएग्री करता, वो समझते थे कि ये वाकई दुश्मन है, ये हमारे अगेंस्ट है। सी, हाँ, हमारी जड़ें खोखली कर रहा है। सी, ये भी कॉन्सेप्ट जो है, ये गुलामाना सोच है। सी, डिसेंट के जरिए सही फैसले होते हैं। बकायदा मैंने कोर्स किया था वहां, सी, इफेक्टिव कॉन्फ्रंटेशन का। उसमें वो हाँ, बताते हैं कि आपने किस तरह कन्फ्रंट करना है, डेटा के साथ, सी, रिकॉर्ड के साथ आपने कन्फ्रंट करना है, समझाना है, बताना है। सी, कई दफा हुआ कि हम मीटिंग्स में जाते थे, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके, एंड इट वाज टर्न्ड अराउंड। सी, जब अगला डेटा देता था, इंफॉर्मेशन देता था, देन यू हैड टू एब्सोल्युटली। टेक द करेक्ट डिसीजन। फिर ओपिनियन खत्म हो जाते थे। ये जो हाँ, ओपिनियन बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, ये खत्म होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, सी, ये सब कुछ खत्म होनी चाहिए कि जो मैंने धूप में बाल नहीं सफेद किए, मेरी बात सुनो, बस ये कर दो, फिर देखी हाँ, जाएगी। ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सी, ये और प्रिमिटिव, पुराने पहले से गुलामाना। पहले से जो प्री मेडिटेटेड आप डिसीजंस बना के आ जाते हैं कि जी अच्छा आज मीटिंग में जी हम जाना है तो ये डिसीजन होना चाहिए, ठीक है ना? जी, ये पहले से डिसाइड हुआ होता है, तो उससे ज़ाहिर है मामला बिल्कुल जो है वो खराब होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बिल्कुल। देखें कि जिस तरीके से जो मुख्तलिफ, जिस तरह स्टेक होल्डर्स की बात हो रही थी, मुख्तलिफ लोगों ने इसकी सख्त जो है वो तनकीद की है। इमरान खान ने भी कह दिया है, पीटीआई ने भी कह दिया, और इवन आप देखें कि मौलाना फजल रहमान ने, तो उन्होंने तो कह दिया कि जी ये तो हो ही नहीं सकता और ये तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने तो शहबाज शरीफ को कह दिया कि वो तो वज़ीर-ए-आज़म है ही नहीं, फैसले तो कोई और कर रहा है। तो इस लिहाज से तो हर एक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं अब इसमें से क्या निकालना चाहते हैं? नहीं जी, इश्यू ये है कि ये एक ब्रॉडर पिक्चर है।
मौलाना फजलुर रहमान जो हैं बड़े होशियार सियासतदान हैं, उनको केपीके के मूड का पता चल गया है। नजर आ रहा है उनको। और उनकी जो शिकायत है ना, वो शिकायत ये करते हैं कि अगर पंजाब में उन्होंने लोगों को जितवाया तो मुझे क्यों नहीं जितवाया केपीके में। सी, वो ये रियलाइज रियलाइज कर लिया है कि अब पंजाब में जिताने वाले केपी में उनका हुक्म नहीं चलता, वो केपीके में डिलीवर नहीं कर सकते। सी, मौलाना साहब को ये बात समझ आ गई है, केपीके में विल ऑफ द पीपल विल प्रिवेल। सी, अब वो सियासत में रेलेवेंट रहना चाहते हैं। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि विल ऑफ द पीपल के साथ खड़े हो, विल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना खड़े हो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेबस हो गई है केपीके में। सी, सो केपीके जो है वो एक लॉन्चिंग पैड ऑफ चेंज। और ये मैं बार बार आपके इंटरव्यूज में ये कह रहा हूं कि ये जो भी मामला चलेगा ये केपीके से चलेगा। वो सब एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वो स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए, उनको स्टैब्लिशमेंट की असलियत का पता चल गया है और हम एक क्रॉस रोड्स पे हैं इस वक्त, सी, ऑफ फ्रीडम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। और इस वक्त जी, वैसे डॉक्टर साहब जो आप फरमा रहे हैं, इसमें इस सिचुएशन को अगर देखा जाए और जो हम सिचुएशन को पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं पूरे मुल्क में, उसमें अगर कोई सेन माइंड हो तो वो तो ये सोचेगा कि यार ये सिचुएशन जो है कहीं आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, अब थोड़ा सा विड्रॉ किया जाए और चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। लेकिन लगता यूं है कि जैसे इस वक्त हमारे यहाँ कोई सेन एलिमेंट्स या इस तरह के जो लोग हैं जो जो थोड़ी सी विजडम जिनमें हो, वो लगता नहीं है कि वहां पे मौजूद है। आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया सेन माइंड का। हमारे यहाँ सब सबियंट माइंड्स हैं। सेन आपने तो हमारे सब सबियंट माइंड्स हैं जिनकी कमांड कहीं और से आती है। सी, सैनिटी के लिए आपका माइंड जो है वो आजाद होना चाहिए। मुझे कल किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, वो कह रहे जी अफगानिस्तान जो है वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, इसकी क्या वजह है। मैंने कहा जी वो आजाद हो गए। इवन इन क्रिकेट, इवन हर चीज में वो आजाद हो गए। वो आजाद हो गए और ये आजादी बहुत बड़ी चीज है। सी, अब अमेरिका में आप देखें, जिस दिन वो आजाद हुए उन्हें अंग्रेज की हर चीज खत्म कर, वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भी नहीं बैठे। सी, तो पॉइंट ये है अफगानिस्तान आजाद हो गया, हम आजाद नहीं है। सी, हम अभी तक इमरान खान पे जो मुकदमा चल रहा था साइफर को 1928 वो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट पे चल रहा था। सी, हम आजाद नहीं है। ये आजादी बहुत बड़ी चीज होती है, यू नो। और ये जो आजादी है, ये जो आजादी है, ये तो हाँ जी जी प्लीज गो अहेड। सैनिटी कम्स विद फ्रीडम एंड सो डज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फ्रीडम नहीं होती तो ना सैनिटी होती ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, इसलिए कोई यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। सी, वो कहता है जी हमसे साढ़े को किसी ने पूछे ही नहीं। देखो ना, ये दिस इज व्हाट हैपेंस। ये बात सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज तो है ये जो आपने सैनिटी की बात की, साथ आपने फ्रीडम की बात की है, एक और जो मैंने शुरू में बात की थी कि क्या अभी इस वक्त ऐसे लग रहा नहीं है कि आपको कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इज बैक नाउ और पाकिस्तान में जो जितने भी मामला चल रहे हैं इस वक्त वो इसी तरह ही चल रहे हैं जैसे कि कोई कंपनी चल रही होती है, मुल्क तो इस तरह नहीं चला करते। आपका क्या ख्याल है इस बात? बिल्कुल जी, ये 1874 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसबैंड कर दिया था और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट शुरू कर दी थी इंडिया में, और उन्होंने वाइसरॉय की सिलेक्शन खुद शुरू कर दी 1874 में। उन्होंने रियलाइज किया था कि कंपनीज जो हैं ये मुल्क नहीं चला सकती। अनफॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड ऑफ एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, मगर अक्टूबर 58 से वी बिकम ईस्ट इंडियन कंपनीज बैक। अब दोबारा हमारे जो फैसले हैं वो कंपनी बोर्ड फैसला करता है, देयर इज नो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। एक इलेक्शन हुआ आपको 1970 का, जिसमें आपने आइन भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, आपने उनको भी फारिग कर दिया, आइन बनाने वालों को भी टांग दिया। सी, लियाकत अली खान को भी आपने असैसिनेट कर दिया, जिसने आइन की कानून की बात की आपने उसको एक तरफ कर दिया, बरतरफ कर दिया, निकाल दिया, जेल में डाल दिया। सी, आप अभी ये वी आर नॉट, हमारी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, ये हमारी रियासत नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी है, जहां से 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिसबैंड हुई थी। अब इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी इस मुल्क को रूल कर रही है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रेकोडिक है, आप तांबा निकालते हैं और कॉन्सेंट्रेट वो बाहर ले जाते हैं, बाहर जाके वो रिफाइन करते हैं, फिर वो आपको रिफाइंड कॉपर आप उनसे खरीदते हैं। ठीक, ये बिजनेस डील है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह फैसले करती थी पैसे कमाने के लिए। ठीक, जो फाइनेंशियल सेंस के लिए, कंपैशन नहीं है, प्रॉफिट। ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए कि इसका मतलब क्या है।
पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का मतलब ये है कि जी ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो है वो हर चीज मुल्क में जो काम हो रहा हो उसको वो ये देखें कि मुल्क के मुफाद में, लोगों के मुफाद में है या नहीं। ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मेजर डिसीजंस हैं वो खुद लें, और वो मेजर डिसीजन खुद लें, पॉलिसी डिसीजन वो खुद लें, एंड दे चेक अप एवरीथिंग। ठीक, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल इसका देता हूँ। मैं इंटेल में जब था तो मैं पेपर लिखता था, पब्लिश करता था पेपर। तो मेरे एडवाइजर ने मुझे बुलाया, मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, उसने मुझे कहा कि आप पेपर क्यों लिखते हैं? मैंने कहा जी पेपर जो है ये एकेडमिक एक्सीलेंस रिप्रेजेंट करता है और इंटेल की भी मशहूरी होती है, इंटेल का नाम आता है। उसने कहा नो, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी डोंट राइट पेपर्स, वी फाइल फॉर पैटेंट्स, वी आर इन बिजनेस। सी, हम बिजनेस में है, हम पैटेंट्स फाइल करते हैं, पेपर नहीं लिखते। हम लोगों को एजुकेट करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम पैसे कमाने के लिए बैठे हुए। सी, ये फर्क है ना, ये फर्क है। दिस इज द यानी डिफरेंस। मुल्क चलाने में और कंपनी चलाने में ये फर्क है कि आपने कंपनी चलानी है, ये मुल्क चलाना है। मुल्क कंपैशन से चलता है, हर आदमी की आप फिक्र करते हैं। लियाकत अली खान ने कहा था कि जब तक हर पाकिस्तानी के पास घर नहीं होगा तो मैं घर नहीं बनाऊंगा। आज तक उसकी फैमिली के पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। और अयूब खान साहब ने सबसे पहले 40 कनाल का प्लॉट, सबसे जो अच्छा प्लॉट था इस्लामाबाद, अपने नाम को अलॉट किया और वहां अपना घर बनाया। सी, ये फर्क है। सी, लियाकत अली खान ने कहा जी जब तक हर पाकिस्तानी के पास घर नहीं होगा मैं घर नहीं लूंगा। सी, वो नवाबजादा थे, अपनी वो स्टेट छोड़ के आए थे हिंदुस्तान। ठीक, तो ये कहने का मतलब है कि पीपल कम बिफोर प्रॉफिट्स। सी, कॉर्पोरेट दुनिया में प्रॉफिट्स कम बिफोर पीपल, दे डोंट केयर अबाउट पीपल। प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस हैज टू सर्वाइव बाय प्रॉफिट। स्टेट्स जो हैं वो कंपैशन पे चलती हैं, वो आम आदमी की खुशहाली के लिए चलती हैं, उसकी तालीम, सेहत, रोजगार के लिए चलती है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं चलती। तो बेसिकली कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी स्टेट है वो एज अ स्टेट या एज अ कंट्री हम लोग नहीं उसको चला रहे हैं, इसको एज ए कंपनी चला रहे हैं। उसमें सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम पैसा कैसे बनाएं और पैसे को जो है वो ऐसे डिस्पेंस से आगे कैसे करें। लोग कहाँ पे हैं वो कहीं मैटर नहीं करता। हर इंस्टीट्यूशन जो है वो पैसे कमाने के चक्कर, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो पैसे कमाने के चक्कर, सी, वो इस चक्कर में कि मुझे प्लॉट मिल जाए, मैं इंडस्ट्री लगा लें, फैक्ट्री लगा लें, सी, पैसे और कमा लें, रेकोडिक में अपना हिस्सा बेच दें, फलाना कर दें। ये नहीं देखना कि जी रेकोडिक में जो तांबा निकल रहा है, हमें तांबे की जरूरियात हमने किस तरह पूरी करनी है। इंपोर्ट लॉबीज हैं, 175 बिलियन टन कोला आपके पास पड़ा हुआ, कोला इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट लॉबीज हैं। सी, तो हर किस्म की लॉबीज हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो ऑपरेट कर रहा है और उनको चेक करने वाला कोई नहीं। सी, जब तक पार्लियामेंट्री ड्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं होगी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठेंगे और वो सुपरवाइज नहीं करेंगे हर चीज को, तो मुल्क नहीं चल सकता। और ये बड़ा प्रॉब्लम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। ये इसीलिए फेल हो रही है सारी दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिकॉज इसमें अवाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। सी, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैव टेकन ओवर। तो ये जो और हमारी जमहूरी असेंबलीज हैं, जो हमारी असेंबलीज हैं, हमारे इस तरह की जो हाउसेज बने हुए हैं प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, ये फिर सिर्फ वो स्टैंप लगाने के लिए होते हैं, ये फिगर हेड्स हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। देखिए जी, पहले तो चीज की इलेक्शन ही क्रेडिबल इलेक्शन ही नहीं हुआ। अब देखो इंडिया में इलेक्शन कमीशन इंडिया को बचा लिया बाय होल्डिंग क्रेडिबल फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को बचा लिया एक इंस्टीट्यूशन। सी, मैं सुबह इसी भी आर्टिकल लिख रहा कि उन्होंने हिंदुस्तान के आइन और कानून को बचा लिया। ये मोदी साहब जो 400 के चक्कर में थे, उनको 240 मिले। अगर वो 400 ले जाते वहां के सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, सिकंदर सुल्तान राजा भी नहीं थे और जस्टिस मुनीर जैसे जज भी नहीं थे। देखो ना, अब कम से कम जुडिशरी हमारी खड़ी होनी शुरू हुई है। अब नेक्स्ट जो रोल है वो इलेक्शन कमीशन का है कि वो भी खड़े हो और इस मुल्क में क्रेडिबल इलेक्शंस हो। अभी देखिए काजी फाइज साहब जिस तरह बात कर रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब के साथ उलझ रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि जुडिशरी भी एज सच एज एन इंस्टीट्यूशन खड़ी हो रही है। हाँ, इंडिविजुअल्स कुछ ना कुछ खड़े हो रहे हैं, लेकिन एज सच जो एक एज इंस्टीट्यूशन जो एक बंदा इवॉल्व करता है या खड़ा होता है, उसमें तो हमें नजर नहीं आ रहा अभी तक। नहीं जी, कुछ लीडरशिप में कुछ लोग हैं जो 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 खड़े नहीं हो रहे, मगर बाय एंड लार्ज जुडिशरी अपना रोल प्ले कर रही है और मैं पूरी उम्मीद हूं। एक्सटेंशन नजर आ रही होगी। नहीं, एक्सटेंशन तो कारी साहब को नजर आ रही थी और अब वो लगता है वो निकल रही है, वो लगता है वो उनके वो हाथ से निकल रहा है। अब वो और नौकरियों की तलाश में भी है। मैंने पीछे सुना था कि वो रेक्टर बनना चाहते हैं इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, वो बनना चाहते हैं, मैंने ये सुना था। ये तो अब वो और नौकरियां भी तलाश कर रहे हैं सर, विच इज अ गुड साइन। ये अच्छा साइन है कि कम से कम उनको नजर आ रहा है कि अब यहाँ मेरे जो दिन है वो गिने हुए हैं
अब मुझे नहीं, कहीं लेकिन और वो जाना तभी होगा ना डॉक्टर साहब, वो तभी होगा कि जब ये जो कल वाला फैसला जो यानी आज का फैसला जो आना है, उसमें जी। अगर ये फैसला इस तरह पीटीआई के हक में आता है फिर तो ठीक है, वरना तो वो उनको 2 तिहाई नशिस्तें दिलवा के तो वो एक्सटेंशन ले लेंगे, आईन में तरमीम करवा लेंगे। नहीं, वो बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि वो जुडिशरी के अगेंस्ट जाता है ना। वो पॉइंट ये है कि अगर इनको एक्सटेंशन मिलती है तो उससे और कई जजेस अफेक्ट होंगे ना। ये देखो ना, दिस इज व्हाट हैपेंस। ये वो आर्मी तो नहीं है ना कि जहां यहाँ तो हर जज का वोट होता है, सी। तो हाँ, यहाँ फिर वो अपने उसमें इंटरेस्ट में वो फिर दे विल मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन। ये तो फौज में होता है कि जब एक्सटेंशन देते हैं तो कई जर्नैल जो बेचारे हैं उनको खामोशी से घर जाना पड़ता सुपरसीड हो है, जाए। सी। हाँ, हाँ, तो ये यहाँ तो इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हर जज का एक वोट है। तो नेचुरली जो जजेस हैं दे विल अवॉइड एनी एक्सटेंशन, और होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो इन प्रिंसिपल एक्सटेंशन के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज इट्स अगेन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल नहीं होनी तो पॉइंट हाँ, ये है कि बिल्कुल जब सही बात। इंस्टीट्यूशन खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं तो मुल्क खड़ा हो जाता है। और हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंडिया को बचा लिया, सी। और मोदी साहब को उन्होंने गिरा दिया और इंडिया को बचा लिया। इस किस्म की और ये जो इंस्टीट्यूशन हमें भी चाहिए। और दूसरा दूसरा डॉक्टर साहब एक और जो आपने बात की ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, उसी में देखें कि जो एक हम सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे खड़े कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एसआईएफसी वगैरह जिस तरह के इदारे बनाए गए हैं, इनका कोई वैसे तो पार्लियामेंट्री लिहाज से देखा जाए तो इनकी कोई वक़्त नहीं होनी चाहिए। अब उसको अगर से किसी मिनिस्ट्री के अंडर ला के तो उसको किसी डिवीजन के लिए डिवीजन एक क्रिएट किया जा रहा है उसके लिए। लेकिन ये इस तरह के इदारे बनाने की भी क्या ज़रूरत है कि जहाँ पे एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और इस तरह के जो इदारे हों? कोई जरूरत नहीं है जी। पॉइंट ये है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में कि यहाँ इस तरह के गिमिकरी जो होती है ना, जिसको अंग्रेजी में गिमिकरी कहते हाँ, हैं, हाँ, ये हाँ, की जाती है साल 2 साल गेन करने के लिए, सी। वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। तो हाँ। ये एक ट्रक की बत्ती है, वो कभी और ये किसी हमारा ट्रक के पीछे लगा नेशनल देते हैं। कैरेक्टर बन चुका है। तो बिल्कुल, कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कभी किसी ट्रक के बत्ती के पीछे, कभी किसी के ले जाते हैं, कभी कहते हैं डिजिटाइजेशन करेंगे, कभी कहते हैं ऑटोमेशन करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ऑन टाइम गेन ग्राउंड हो नथिंग हैपन, सी। वो उसी और ये ट्रक की बत्ती के पीछे कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, मुझे बताएं। एसआईएफसी क्या लेके आई है, देखे ना। कुछ भी अब नहीं। हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, सी। और खास तौर पे फॉरेनर्स तो बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको पेमेंट्स नहीं हो रही, तो वो पैसे मांग रहे हैं, चाइनीज पैसे मांग रहे हैं। आईएमएफ कहता है जी हम आपको कर्जे देंगे मगर आपने चाइनीज को नहीं देने, ये पे बैक नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है कि ये गिमिकरी है, खाम का ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के 6 महीने, साल, 2 साल, वो डंग टपाऊ जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, कि अपना हाँ, टाइम गुजार दो, वक्त गुजार दो, फिर देखी जाएगी, सी। जिस तरह वो शौकत अजीज साहब के जमाने में उन्होंने जी वो लीजिंग शुरू कर दी और कहने लगा जी इकॉनमी बड़ी ग्रो कर रही है, मोटरसाइकिल इतने बिक रहे हैं, गाड़ियां इतनी बिक रही हैं, फलाना इतना बिक रहा है, सी। वो लीजिंग उन्होंने शुरू कर दी, लोगों को कर्जे मिलने शुरू हो गए, लोगों ने चीजें खरीदनी शुरू कर दी, सी। हाँ। तो ये इस तरह तो मुल्क नहीं बनते, देखा ना। मुल्क तो बनते हैं नहीं, प्रोडक्शन से, आउटपुट से, मेहनत से, कोशिश से, काविश से, तालीम से, एब्सोल्युटली देखा ना। वो उस पर तो फोकस नहीं है वो नहीं है। किसी चीज। सही बात है। हाँ, चलें इस पे हम सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, और ये जो आज आपने बताया हमें और एक्सप्लेन किया है ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से, आई थिंक दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। अल्लाह करे कि इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए और पाकिस्तान को एज अ कंट्री चलाया जाए, मैं ना कि एज अ कंपनी। मैं एक लास्ट एक तरफ एक कह दूं, वो लालू प्रसाद यादव थे यादव, हाँ जी, मिनिस्टर इंडिया रेलवे के की लिए। हाँ, इंडिया में। वो सिर्फ एक सवाल पूछते थे हर फैसला करने से पहले, इसमें अवाम का क्या फायदा, बस। हाँ, हाँ, वो कहते थे मैं जब तक साइन नहीं करूंगा, आपने कहा कि जी किराए बढ़ा दें रेलवे के, वो पूछते थे अच्छा जी अवाम को क्या फैसिलिटी मिलेगी, हाँ, फायदा आप क्या कहते होगा? तनख्वाह बढ़ा दें, अवाम का क्या फायदा है। तो पॉइंट इज दिस इज द क्वेश्चन विच हैज टू बी आस्क्ड, कि इसमें हालांकि अवाम का, हालांकि आम आदमी हालांकि ना का। हालांकि ना वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था, ना वो किसी बिल्कुल, एमआईटी से आया हुआ था, किसी जगह से अनपढ़ बिल्कुल, आदमी था, और इसके बिल्कुल। बावजूद उसकी अप्रोच देखें आप, अवामी आदमी आइडियोलॉजी, था। ये हाँ, आइडियोलॉजी, अप्रोच हाँ, एंड आइडियोलॉजी थी कि जी मैंने अवाम को बिल्ड करना है, अवाम का फायदा देखना है। तो हाँ। अब वक्त आ गया है, सल्तने कौमें जो होती हैं, रियासत जो होती है, वो अवाम का फायदा देखती है, वो बैंक अकाउंट नहीं देखती, वो प्रॉफिट्स नहीं हाँ, देखती। पीपल कम बजाय बिफोर प्रॉफिट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और ये बात हमने बिल्कुल ठीक की है। अगरचे वो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन हार्वर्ड में फिर उसके ऊपर स्टडीज हुई हैं कि ये बंदा क्या था बिल्कुल, जिसने क्या से क्या बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्कुल। साहब, इंशाल्लाह आपसे थैंक यू राब्ता सर। रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।